बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इनसाइड स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से चीन भारत के अंदर घुसा और भारत के अंदर जो एक डायलॉग मशहूर था कि घुस के मारेंगे, तो हमने देखा कि पहले भी उन्होंने घुस के मार खाई और अब फिर घुस के मार के खा रहे हैं, बल्कि तरले मिनते कर रहे हैं। स्टोरी की डिटेल्स में मैं जाऊंगा, उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों से शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको वक्त में मिल सके। तो व्यूवर्स, आपके साथ मैं डिटेल्स में शेयर करूंगा कि ये पूरे के पूरे तनाज़े की हिस्ट्री क्या है और स्पेशली भारत का जो चीन के साथ तनाज़ा है वो किन किन महाजों पे है, कहाँ कहाँ पे इससे पहले भी झड़पें हो चुकी हैं और इस दफ़ा चीन का मौक़िफ़ क्या है। तो तारीखी पस मंज़र आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अक्साई चीन, जो कि एक मुतनाज़ा इलाका डिक्लेयर किया गया भारत की जानिब से, जबकि चीन कहता है कि ये हमारा हिस्सा है और ये तिब्बत के साथ होता हुआ अरुणाचल प्रदेश और फिर आगे सिक्किम तक ये सारे का सारा एरिया जाता है। तकरीबन ये रकबा 37,244 किलोमीटर तक फैला हुआ है और सतह समंदर से तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी पर है। कराकाश दरिया इसके किनारे पर है और इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत भी है। व्यूवर्स, अक्साई चीन की जो तारीख है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और 1841 में एक सिख हुक्मरान था और उसने वहाँ पर हमला किया और उसके बाद चीन का ये इलाका कब्जे में ले लिया। फिर दोनों ममालिक के माबैन, उस वक्त तो मुल्क नहीं था बल्कि बड़े सग़ीर पाक-ओ-हिंद था, एक मुआहिदा हुआ और उस मुआहिदे में ये कहा गया था कि आज के बाद किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। उसके बाद जब यह मामला ख़त्म हो गया 1846 में, जब बरतानिया ने बड़े सग़ीर का रुख किया और उन्होंने सिखों को इस महाज के ऊपर शिकस्त दी, उसके बाद चीन ने बरतानिया के साथ मिलकर ये बात कही थी कि इस वक्त हमें इसकी सरहद पर मुकम्मल तौर पर काम करना चाहिए। तो पैंगोंग झील, जो कि अब पैंगोंग दरिया भी कहा जाता है, और कराकोरम पास पर सरहद बन गई थी उस वक्त, लेकिन अक्साई चीन ये इलाका फिर भी हलतरब रहा। आपको मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले इसे कौन सी लाइन कहा गया और कब इसे एक लाइन डिक्लेयर किया गया। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन ड्यूरेंट लाइन है और अब उसे बाकायदा तौर पर सरहद का एक दर्जा दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसे जॉनसन लाइन कहा गया था और W.H. जॉनसन ने 1865 में एक तजवीज़ दी थी जिसमें यह कहा गया था कि अक्साई चीन की जम्मू और कश्मीर में शामिल करने की तजवीज़ जो है उस पर गौर हमें करना चाहिए। और उस वक्त सिंकियांग चूंकि चीन का हिस्सा नहीं था, इस वजह से वहाँ पे जो बरतानवी राज था उन्होंने डायरेक्ट हिंदुस्तान की हुकूमत से ये मुआहिदा किया और उनका ये कहना था कि जो अक्साई चीन का इलाका है इसे जम्मू और कश्मीर में शामिल कर दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में तो शामिल कर दिया, लेकिन उसके बाद चीन ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया और चीन ने कहा कि चूंकि ये हमारा इलाका है तो इससे जम करने से पहले आपको हमसे इजाज़त लेनी चाहिए थी। तो बरतानवी राज ने चीन को एतमाद में क्यों नहीं लिया? तो इसका रीज़न सिर्फ ये था कि उस वक्त चीन में एक बगावत शुरू थी। वहाँ के हन और खू, जो कि एक मुस्लिम कबीला था और जो कि चाइनीज़ कबीला था, उनके दरमियान एक जंग जारी थी और उसके बाद ये जो एक रिवॉल्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। उसके बाद जॉनसन लाइन ड्रॉ की गई और जॉनसन लाइन को बाद में जॉनसन अर्दाख लाइन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे मसाइल भी थे जो कि हल तलब थे। उसके बाद एक और तजवीज़ पेश की गई और 1893 में हुंग टा जेन, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में थे और चाइनीज़ ऑफिशियल थे, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की। उस वक्त के भारत में मौजूद बरतानवी कौंसल जनरल सर जॉर्ज मैकार्टनी, तो सर जॉर्ज मैकार्टनी को जब ये तजवीज़ पेश की गई और नक्शे-जात इसके साथ पेश किए गए थे तो उनका और भारत चीन का बाकायदा तौर पर इस पर इत्तफाक भी हुआ और वो काशगर में उस वक्त तैनात थे और उनका ये कहना था कि हमें इन नक्शों के ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद करना होगा। इसके बाद 1893 में सर जॉर्ज मैकार्टनी ने अपनी तजावीज़ हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल सर लॉर्ड एल्गन को पेश की और उन्होंने भी सरहदी नक्शा जो बनाया था उसमें चीन की हमायत की थी। इस नक्शे में जो हदबंदी हुई थी उसमें बताया गया कि चीन में जो जनूबी लक्स्तन का इलाका था वो भारत, जबकि शुमाली इलाका चीन में शामिल करने की तजवीज़ दी गई। इसके अलावा जो कराकोरम का सारा पहाड़ी सिलसिला था इसे कुदरती तौर पर एक हदबंदी का नाम दे दिया गया और इसे हदबंदी का नाम इस वजह से भी दिया गया था कि बरतानिया को कहीं ना कहीं खतरा था कि रूस किसी ना किसी तरीके से कल को अगर अटैक करता है तो ये इलाका उसके ज़ेरे कब्जा ना जाए। तब ये तमाम का तमाम इलाका आधा चीन के हवाले कर दिया गया, आधा भारत के हवाले कर दिया गया। उस वक्त तक इस तमाम मामले के ऊपर इन दोनों मुल्कों का इत्तफाक भी था, यानी दोनों जो हुकूमतें थी उस वक्त मौजूद, उनका इत्तफाक था। इसके अलावा एक और बरतानवी ऑफिसर क्लॉड मैक्सवेल मैकडोनल्ड, उन्होंने भी चीन को एक खत लिखा और उसके अंदर एक अपनी तजवीज़ पेश की थी कि जो इस वक्त मैकार्टनी लाइन है उसे मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन करार दिया जाएगा और इसके वजह से इसका नाम ये मैकडोनल्ड लाइन बना था और जिसे चीनी बादशाह खातिर में तो खैर नहीं लाए, लेकिन उसके बाद वहाँ के जो दीगर ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस तजवीज़ को माना और इस पर अमल दरामद करने की बात की। तो ये MM लाइन यानी मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन 1908, जबकि जॉनसन लाइन 1927 तक सरहद का काम देती रही, लेकिन फिर इसमें कुछ तरामीम भी हुई।
1933 तक चीन तो इस मामले पर अमल दरामद करता रहा, यानी जो जॉनसन अगदाक लाइन थी उसके ऊपर चीन ने मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया। लेकिन 1941 में बरतानिया ने एक और तरमीम की और ये तमाम का तमाम अक्साई चीन का इलाका जम्मू कश्मीर के अंदर जम कर दिया, जिसके बाद फिर एक दफ़ा मामला जो था वो खटाई में पड़ना शुरू हो गया और चीन ने फिर इस पर अमल दरामद से मुकम्मल तौर पर रोक दिया। 1947 में तकसीम हिंद के बाद यह मामला एक दफ़ा फिर गर्मजोशी इसमें आई और उसके बाद चीन ने कुछ इलाके अपने अंदर ऑटोमेटिकली जम कर लिए। उसके बाद 1991 में जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस इलाके को अपने अंदर जम करने के बाकायदा तौर पर नक्शाजात बनाने की भी हिदायत की और तजावीज़ भी मांग ली। और जॉनसन लाइन पाकिस्तान और चीन के माबैन नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ भारत और चाइना के दरमियान थी और इस वजह से दोनों ममालिक पाकिस्तान और चीन ने 1963 में MM लाइन या मैकार्टे मैकडोनल्ड लाइन के मुताबिक सरहदों का तयन भी कर लिया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये तमाम का तमाम इलाका फिर वो खुंजराब से होता हुआ आगे जाता है। और इस वजह से दोनों ममालिक ने अपना मामला खुशसलूबी से हल कर लिया, लेकिन भारत के साथ ये मामला अभी तक लटका हुआ है। ये मामला तो हो गया, लेकिन भारत ने इस मामले को कबूल नहीं किया और भारत का यही कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान उसका हिस्सा है और जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इस वजह से हम इस लाइन को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। खैर, भारत की तो ये पुरानी आदत है जो कि अभी भी हम देख रहे हैं कि उसकी ये हटदर्मी जारी है और कभी भी कई इलाकों को वो कहता है कि ये हमारे इलाके हैं। खैर, इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि दूसरी जानिब 1950 में चीन ने अक्साई चीन में तकरीबन 1200 किलोमीटर की शाहराह तामीर कर ली। उसका कानो कान खबर भारत को तो ना हुई, लेकिन भारत को जब तक ये खबर हुई थी तो तकरीबन 179 किलोमीटर का जो भारत का इलाका था वो भी चीन ने अपने इलाके में कर लिया। और 1957 तक जाके भारत को ये बात पता चली जब चीन ने इसका एक नया नक्शा दुनिया के सामने लेके आया। उसके बाद भारत को पता चला कि हमारा तकरीबन इतना इलाका जो है वो सारे का सारा चाइना ने डेवलप भी कर दिया है। खैर, उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये कहना था कि ये इलाका चूंकि हमारा है, इस पर हम किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे और बल्कि ये इलाका हम लेकर रहेंगे। लेकिन मजबूरन उन्होंने टेबल पर आना पड़ा और उस वक्त के जो चीनी वज़ीर आज़म थे जू एन लाई, उनके साथ उनकी बातचीत हुई और यह बातचीत तकरीबन 3 साल तक जारी रही, लेकिन यह बिल्कुल मुफीद साबित ना हुई और बातचीत बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। फिर 1967 में सिक्किम के मुकाम पर नथुला और चावला के जो मकामात हैं, दो मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पर चीन और भारत के माबैन काफ़ी होलनाक किस्म की लड़ाई भी हुई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनका जानी और माली नुकसान भी हुआ। लेकिन इसमें चीनी फ़ौज को पीछे धकेलने में भारत किसी हद तक कामयाब हो गया और फिर एक मुआहदे के तहत जो इलाके थे वो भारत ने अपने अंदर जम करने की कोशिश की। वो मुआहदा तो नहीं हो सका, लेकिन भारत ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश की। इससे पहले 1962 में भी एक लड़ाई हुई थी जिसे सीनो इंडिया वॉर भी कहा जाता है और यह भी चाइना और इंडिया के माबैन हुई थी। लेकिन इसका कोई नतीजा खास तो नहीं निकला था, लेकिन ये पता चला था कि चीन ने उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने रद्द अमल भी दिया और फिर उसके बाद अमेरिका और कई आलमी ताकतों ने इंटरवेंशन करके एक मुआहदा भी तरतीब दिया था, जिसमें कुछ इलाके जो थे उनकी हदबंदी कर दी गई थी। लेकिन उसके अंदर भी ये मुतनाज़ बात रही और चीन ने कहा था कि हम ये मुआहदा नहीं मानते और आकाई सीन का इलाका हमारा था तो हम उसके अंदर ही रहना चाहेंगे और ये चीन का हिस्सा ही बन के रहेगा। 1996 में एक और मुआहदा होता है जिसमें खुशसलूबी से मामला हल करने की बात की गई। इसके बाद 2006 में भारत में जो चीन के सफ़ीर तैनात थे उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दागा और जिसके बाद पूरे के पूरे भारत में थलथली मच गई, बल्कि मैं कहूँगा कि आग लग गई। और उनका ये कहना था कि अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा सिक्किम और फिर इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं लद्दाख वगैरह, साइचिन और पेंगोंग झील, जो पेंगोंग दरिया जिसका मैं शुरू में बता रहा था, वो भी चीन का अपना हिस्सा है और इसका भारत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका आसाम और नागालैंड दोनों को टच करता है और ये वो ही इलाके हैं जहां पर इस वक्त बगावत की तहरीकें बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुकी हैं। बल्कि नागालैंड तो अपनी तरफ से आज़ादी की तहरीक भी चला चुका है, आज़ादी की तहरीक है बल्कि मुकम्मल तौर पे उन्होंने ऐलान भी कर दिया है और अब उनका यही कहना है कि ये इसका भारत से कोई ताल्लुक नहीं है। नागालैंड की अपनी आर्मी है, नागा आर्मी। आसाम के में भी इस वक्त झड़पें जारी हैं जहाँ पर ना भारत की पुलिस जा सकती है, ना वहाँ पर उनकी आर्मी जा सकती है, ना ही उनके कोई इंटेलिजेंस इदारे जा सकते हैं। तो ये तो भारत की खैर अपनी सूरत हाल है अंदरूनी, लेकिन उन्होंने कब्जा लाजमी करते रहना है। 2009 में भारत ने मजीद फौज यहाँ पर तैनात कर दी थी और फिर 2014 में चीन को कहा कि वन इंडिया पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करते हुए भारत की तमाम बातें मानी जाएं, लेकिन चीन ने जो तजवीज़ थी उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अब हम आते हैं 2017 में डोकलम का जो इलाका है वहां पर एक झड़प हुई भारत और चीन के माबैन और ये इलाका चीन और भूटान अपनी मलकियत कहते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि भारत और चीन का जो मामला है वो अभी तक इसमें लटका हुआ है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस तमाम लद्दाख का मामला क्या है, अक्साई चीन क्या है और पेंगोंग जो नदी है वो सारे का सारा मसला क्या है।
तो व्यूअर्स बात यह है 5 मई की। 5 मई को पहली इंटरवेंशन होती है चीन की जानिब से, और चीन की जानिब से क्या इंटरवेंशन हुई कि तकरीबन सिक्किम के इलाके के ऊपर भारत कुछ वहां पर तामीरात कर रहा था, लेकिन उस वक्त चाइना ने उसे रोकने की कोशिश की। तकरीबन 5000 के करीब ट्रूप्स आप भेज दिए गए हैं लद्दाख की जानिब, और लद्दाख के अंदर पहले की इतलात ये थी तकरीबन 2.5 किलोमीटर के अंदर वो पहुंच गए हैं, लेकिन अब जो इतलात हैं वो 15 से 20 किलोमीटर तक अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं, और उन्होंने वहां पर 100 के करीब टेंट्स भी लगा लिए हैं। तो भारत का यहां पर क्या स्टेक होगा? भारत का स्टेक यही था कि प्लीज सानू छड़ दो, हमें माफ कर दो, यहां से निकल जाओ। यानी कि भारत की जो चाणक्य की आइडियोलॉजी है, चाणक्य जो जिसे भारत बहुत ज्यादा फॉलो करता है, अपना एक लीडर मानता है, उसका हमेशा से अजीब व गरीब सी मंतकें रही हैं, और वो कहता है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। और वो तो ये भी कहता है कि अगर कोई आपको मोटा या ताकतवर बंदा नजर आए तो उसके पांव पकड़ लो, अगर आपको कोई कमजोर या माड़ा बंदा नजर आए तो उसका गला पकड़ लो। तो ये इस तरह की आइडियोलॉजी तो भारत की है, और हमने देखा पूरे इंटरनेशनल मीडिया उसका मजाक उड़ा रहा है कि किस तरह भारत इस वक्त तरले मिनते कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ बैनर्स भी देख सकते हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि प्लीज गो बैक, हम आपसे तनाज़ा नहीं करना चाहते। पिछले दिनों कुछ वीडियोस भी ऐसी वायरल हुई जिसके अंदर हमने बाकायदा तौर पर देखा कि किस तरह से तरले मिनते किए जा रहे थे, और चीन का उसके ऊपर क्या रद्दअमल था, चीनी ऑफिसर उसके ऊपर कितना एग्रेसिव थे। लेकिन भारत का जो ऑफिसर वहां पे खड़ा हुआ तरले मिनते कर रहा है कि प्लीज यहां से चले जाएं, आपको यूं नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। खैर, अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 5000 के करीब फौजी जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड जो कि भारत का अपना ही एक जरीदा है, उसके अंदर एक ब्लॉग लिखा गया अजय शुक्ला की जानिब से, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, और उसके अंदर उनका यह कहना था जिस इलाके पर कब्जा किया गया है उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत है, और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि चीन यहाँ पर क्या करने वाला है। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन यहां से फौरी तौर पर नहीं निकलने वाला, और चीन ने जिस तरह से टेंट्स लगाए हैं, वहां पर एयरबेस तामीर करने की बात की गई है, वहां पर फौरी तौर पर मोर्चे बना दिए गए हैं, और 100 से ज्यादा टेंट्स, फिर वहां पर हैवी किस्म के मशीन गन्स और आर्टिलरी सेंड कर दी गई है, ताकि किसी भी किस्म का अगर कोई तनाज़ा होता है तो उसे भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भारत की डेफिनेटली यहाँ पर हवा तो निकल चुकी है। एक तरफ वो बहुत ज़्यादा बढ़के मार रहे थे, उनके कई जर्नल्स, वो जो बख्शी साहब थे जो उनके साबिक जर्नल हैं, अजीबो गरीब सी लॉजिक से, अजीबो गरीब सी मंतकें, दुनिया इनकी जोकर पन्ने पे हंसती होगी कि किस तरह की हरकतें कर रहा होता है भारत। खैर, आपको कुछ मैं अंदर की खबरें बताता चलूँ तो इनसाइड स्टोरी ये है कि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ये थी कि भारत चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान पे जो द्यामीर भाषा डैम तैयार होने जा रहा है, इसमें कोई रगना डाले। खास तौर पर सी पैक जो खटक रहा है, भारत को भी, अमेरिका को भी, इसराइल को भी, वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से सी पैक कंप्लीट हो, और अगर सी पैक कंप्लीट हो गया तो एशिया के तकरीबन 60 के करीब ममालिक आपस में जुड़ जाएंगे, और सी पैक के साथ साथ जो सिल्क रूट है वो पूरे का पूरा एक ऑक्टोपस का सा नक्शा पेश करता है, और जितने भी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, फिर इसके अलावा जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, इसके अलावा कई ऐसे छोटे छोटे ममालिक हैं जो AIIB बैंक, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, उसके भी बानी रुकनों में से हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो उनकी कहीं वो अपने पाँव पे ना खड़े हो जाए, उनकी कहीं गुड्डी ना चढ़ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो IMF को कौन पूछेगा, वर्ल्ड बैंक को कौन पूछेगा, और इनके जितने भी मातहत इदारे हैं जिनके जरिए ये धमकाते हैं, जिनके जरिए ब्लैकमेल करते हैं, जिनके जरिए पूरी मीशतों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, फिर उनका कोई नामो निशान ही नहीं होगा, उनकी कोई चुदराहट मानेगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा खटक तो इन्हें डेफिनेटली सी पैक ही रहा है। तो भारत की जो ये चाल थी, और पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने, और ख़ास तौर पर उनके एक जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी एक बयान दाग दिया था कि हम कब्जा करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान पे, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स वही वाली जो इन्होंने अभिनंदन के जरिए 27 फरवरी को की थी, उसके बाद फिर यहाँ पर उसने द टी इज़ वेरी फैंटास्टिक भी कहा था, तो वो तो भी हमारे सामने है। खैर, हमने उनकी तैयारियां देख ली। चीन ने थोड़ी सी इंटरवेंशन की, थोड़ा सा अंदर घुसा तो सारे के सारे वहां से भाग गए। एक इतला के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में जो एक अटैक हुआ था, 14,000 के करीब भारत के जो फौजी थे, जो बहादुर थे, वो वहां से भाग गए, बगैर इतला दिए भाग गए कि हमें छुट्टी तो मिली नहीं, इससे पहले कि छुट्टी ना मिले खुद ब खुद यहां से निकल जाओ। तो ये तो भारत की हालत है। इसके अलावा भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मखन नरवाने, उन्होंने दौरा किया है लद्दाख के इलाके का, और वहां पर जो 14 कॉप्स है उसके हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। एक खुफिया मीटिंग भी वहां पर हुई, और वो कितनी खुफिया थी कि वो सारी की सारी डिटेल्स भी उसके सामने आ चुकी हैं कि वहां पर जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, वो वहां पर मौजूद थे खुफिया मीटिंग में, और उसके अलावा कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, और इसके अलावा कई ऐसे वहां पर ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी तैयारियों के हवाले से बताया, और उनका ये कहना था कि हम किस तरह से इस मामले को हल कर सकते हैं। खैर, अटैक का तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका यही था कि हम पीछे ही बैठ के देखेंगे कि चीन क्या चाहता है। जहां तक बात चीन की है, तो मैं आपको बताता चलूं कि चीन का अभी तक यहां से निकलने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है, और चीन तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि मेरा सिल्क रूट, खासतौर जो नेपाल को भी जोड़ रहा है, भूटान को भी जोड़ रहा है, और वो आगे भी इलाकों को जोड़ेगा, ये सेफ एंड सिक्योर होता है कि नहीं होता। अगर भारत इस बात की गारंटी देगा तो तभी चीन निकल सकता है, अदरवाइज
भारत अपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहे। तो जितने ममालिक भी हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिशें करते हैं, चीन के खिलाफ भी साजिशें करते हैं, उनकी तमाम की तमाम गेम चीन ने पलट के रख दी है। उनके जहन में यह था कि हम सी पैक को सबूताज करेंगे। फिर इसके अलावा उनका ये प्लान था कि पाकिस्तान को डैम बनाने नहीं देंगे, और यहाँ पर जो कुछ सियासी जमातें हैं वो उनकी पुष्टपनाही भी कर रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रकम भी भारत फराहम कर रहा है, और उनके जो करता धरता हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुहिब वतन बने हुए हैं या लसानियत और सुबाइयत पर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें किसी ख़ास एथनिक ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। तो अब उनका भी तमाम का तमाम जो प्लान है वो हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। क्यों? अगर पाकिस्तान का डैम बन जाता है, पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत का हमें हर साल सामना करना पड़ता है वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा, हमारी ज़राअत मजबूत होगी, हमारी मईशत मजबूत होगी। हमारी मईशत मजबूत होगी तो डेफिनेटली हम दूसरे ममालिक को टक्कर देने की पोजीशन में आ चुके होंगे, और ये वो ममालिक नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी भी अपने पाँव पर खड़ा हो। तो वही बस लगता ही है कि भारत इस वक्त बिल्कुल बंद गली में फंस चुका है। वो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा जाएगा तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर उसने पहले ही कोई अमल दरामद नहीं किया, और अगर पहले अमल दरामद नहीं किया तो अब कैसे वो अमल दरामद करेगा? अगर वो जाता है अक़वाम मुत्तहिदा में और उनकी मदद लेने की कोशिश करता है कि हमारा ये डिस्प्यूट हल करें, और पाकिस्तान भी डेफिनेटली जाएगा और मकबूजा कश्मीर का मामला भी लेके जाएगा। और दूसरी बात, चीन के पास इस वक्त वीटो पावर है, तो भारत की अगर कोई भी मूव आती है तो चीन उसे मुकम्मल तौर पर वीटो कर देगा। यानी भारत हर तरह से बंद गली में फंस चुका है, और भारत के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो व्यूवर्स, आने वाली वीडियो में मज़ीद इस पर रोशनी डालूंगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है ओवरऑल लद्दाख के इलाके की, और चीन के क्या क्या अज़ाइम हैं, और भारत को किस तरह से अब रोक दिया गया है अपनी अगली चालों से, और इस वक्त नेपाल की क्या भारत के साथ झड़प हो रही है, नेपाल की क्या सिचुएशन है, और इसके पीछे क्या मुहरिकात है, और नेपाल क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में आया, ये मैं अपनी आने वाली एक और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो व्यूवर्स, ये थी आज की इंसर्ट स्टोरी। कोरोना वायरस है, अपने घरों में रहें, इसे सीरियस लें, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।